साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत और मालदीव के विवाद के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तारीख 4 जनवरी 2024। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप से कुछ पिक्चर शेयर करते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। यह पिक्चर मालदीव के कुछ मिनिस्टर को एक तीर के समान लगता है। उसी में से एक मिनिस्टर जिनका नाम मरियम सिउना ट्वीट करती हैं और कहती हैं, व्हाट ए क्राउन, द पीपल ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र ड्राइव विथ लाइफ जैकेट। उसके बाद साथियों इस मालदीवियन मिनिस्टर का ट्वीट वायरल हो जाता है जिसमें भारत के प्रति गंदी मानसिकता दिखती है। उसके बाद साथियों मालदीव के दो और मिनिस्टर ट्वीट करते हैं। दूसरे ने लिखा, खुले में शौच करना भारतीयों का नेशनल कल्चर है और इस कल्चर को ये पश्चिम के देशों में लेके जा रहे हैं। तो तीसरे मिनिस्टर ने लिखा, भारत कभी मालदीव जैसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद साथियों क्या, भारत के सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई। Maldives tourism controversy that has now erupted. Education and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। साथियों मालदीव की टोटल आबादी 5 लाख के लमसम में बताई जाती है और भारत के लगभग 50 लाख लोगों ने #बाइकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया। उसके अलावा एक रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 15,000 लोग मालदीव में अपने होटल कैंसिल करवा चुके हैं। इसके अलावा 6,000 के लमसम में अपने फ्लाइट टिकट भी कैंसिल करवा चुके हैं। उसके बाद आलम यह है कि क्रिकेटर से लेके बॉलीवुड की तमाम हस्तियां लक्षद्वीप के सपोर्ट में आके खड़ी हो गई हैं और टाटा ग्रुप ने ताज होटल के 2 होटल लक्षद्वीप में बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा वहां के एयरपोर्ट को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने की बात चल रही है। इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के बाद वहां के सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वहां की सरकार आनन फानन में अपने 3 मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया, जिनका नाम माल्ता शरीफ उप मंत्री युवा मंत्रालय, मरियम साउना उप मंत्री युवा मंत्रालय और अब्दुल्ला महजूम माजिद उप मंत्री युवा मंत्रालय। इसके तुरंत बाद मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करने की आधिकारिक जानकारी दी और मालदीव सरकार ने आकर यह भी बताया, यह टिप्पणी इन मंत्रियों के निजी विचार हैं और इस टिप्पणी से इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इस पोस्ट को लेकर मालदीव में खुद विरोध उठ रहे हैं और वहां के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने ऐतराज जताते हुए लिखा है, मैं सोशल मीडिया पे मालदीव सरकार के मंत्रियों की तरफ से इस्तेमाल की गई नफरती भाषा की निंदा करता हूं और भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है। ये तो हो गई साथियों नए विवाद की बातें। अब जानते हैं ये विवाद बना क्यों। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों आज से लगभग 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध पर ही लड़ा था। हालांकि भारत और मालदीव के रिश्ते पहले काफी अच्छे रहे हैं और मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिह भी भारत के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन मोइजू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में यहाँ तक बोला कि अगर वह राष्ट्रपति बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सेनाओं को मालदीव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बावजूद साथियों वह राष्ट्रपति बन जाते हैं मालदीव के।
आज तक के जितने भी राष्ट्रपति मालदीव के बनते हैं वह पहला दौरा उनका भारत का होता है, लेकिन मोइजू पहले टर्की जाते हैं, उसके अगले दिन चाइना के दौरे पे चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू चाइना सपोर्टर हैं और उनके पीछे चाइना का ही हाथ है, क्योंकि चाइना ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ों डॉलर का कर्ज दिया है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, चाइना की यह आदत है, वह छोटे देशों को कर्जा देकर फंसाता है। उसके बाद जब वह छोटे देश कर्जा पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन देशों से अपने अनुसार कार्य करवाता है, जिसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है। अभी साथियों मोइजू चाइना में है, शी जिनपिंग के साथ वह कई सारे मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है वह बहुत सारी सुविधाओं को वहां से लेकर भी आए, लेकिन शायद यह वो भूल रहे हैं कि चाइना एक बार जहां घुसता है उस देश को कंगाल बनाकर रख देता है और जहां तक हो सकता है उसको अपने इशारों पे नचाता है। साथियों इस विवाद के बाद एक हफ्ते बाद ऐसी खबरें आ रही हैं मालदीव में मोइजू सरकार का तख्ता पलट हो सकता है और वहां के लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं पे भारत में लक्षद्वीप को डेवलप किया जा रहा है और टूरिस्ट यहाँ पे भारी मात्रा में आ रहे हैं, जो कि भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये डेवलप होने के बाद मालदीव से काफी अच्छा और शानदार दिखेगा। अब आइए साथियों मालदीव के थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। साथियों मालदीव के इतिहास के बारे में जब मैंने खोजना स्टार्ट किया तो इसका कनेक्शन गुजरात, राजस्थान और बिहार के साथ मिला और जानकारी मिली कि यह केवल किताबों में ही नहीं बल्कि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है और यह कई खंडों में बटा हुआ है और कुछ चीजें इसमें रहस्य भी बनी हुई है। श्रीलंका का एक ऐतिहासिक अभिलेख है महावंश, जिसमें अनुराधापुरा की महासेना के काल तक का वर्णन है। इस अभिलेख में भी मालदीव में प्रवेश करने वाले लोगों का जिक्र किया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये तर्क है कि मालदीव सिंधु घाटी सभ्यता के समय बसा हो सकता है, लेकिन सैकड़ों साल पहले खुदाई करने पर जो कलाकृतियां और अवशेष मिले वह इस्लाम धर्म से पहले वह हिंदू धर्म के बसे होने का प्रमाण देते हैं। 17वीं सदी में अल्लामा अहमद शिहाबुद्दीन ने फाई अथार मिदु अल कादिमा किताब लिखी। इस किताब में लिखा है मालदीव के निवासियों को धेविस के नाम से जाना जाता है, जिनकी पहचान भारत के राजस्थान हनुमानगढ़ से आने का मिलता है। किताब में बिहार और बौद्ध धर्म का जिक्र भी किया गया है। उस किताब के हिसाब से माना जाता है इस्लाम धर्म से पहले वहां पर बौद्ध धर्म का निवास था, जो कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पहले सम्राट अशोक के प्रचार प्रसार का अभियान था। जी हाँ साथियों, ये सम्राट अशोक ही हैं जो मौर्य वंश के राजा कहलाए थे, जिनका राज्यकाल माना जाता है ईसा पूर्व 232 से ईसा पूर्व 304 के बीच था और इसी पाटलिपुत्र के नाम को पटना के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों मालदीव में हिंदू धर्म के अवशेष मिलते हैं तो यह इस्लामिक कंट्री कैसे बना। मालदीव के न्यूज पोर्टल द एडिशन की रिपोर्ट से 12वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर अरब व्यापारी आए और उनके साथ बौद्ध राजाओं का मेलजोल बढ़ने लगा। फिर एक रिपोर्ट से ये पता चलता है मालदीव में खुदाई के दौरान 1153 के आसपास में एक तांबे की प्लेट मिली, जिसमें यह अवशेष मिलते हैं कि बौद्ध राजा ध्वमी इस्लाम अपना लिए थे, जिसके बाद से ही यहाँ पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार बढ़ता रहा और साथियों ये धीरे धीरे इस्लामिक मुल्क बन गया। और यही था साथियों मालदीव का इतिहास और मालदीव के साथ भारत का ये विवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।